चेक बाउंस हो जाए तो बस एक बड़ा लीगल ड्रामा शुरू। बट इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गेम चेंजर जजमेंट दिया, जिस पर नए रूल्स, नए फॉर्मेट और नए कंपाउंडिंग नॉर्म्स लाए गए। और ये नॉर्म्स आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, चाहे आप कंप्लेनेंट हो या अक्यूज्ड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस केस की प्रिजम्पशंस क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, और हम जानेंगे प्रोसीजर गाइडलाइंस जैसे सिनॉप्सिस, डबल समन्स एंड ऑनलाइन पेमेंट। ऑल्सो हम जानेंगे नए कंपाउंडिंग नॉर्म्स एंड इन सारी गाइडलाइंस का कंप्लेनेंट, अक्यूज एंड कोर्ट पर क्या असर होगा। सो फर्स्टली, प्रिजम्पशन अंडर एनआई एक्ट क्या होता है। चेक बाउंस के केसेस में लॉ कंप्लेंट यानी कि जो कंप्लेंट लेके आया है उसके फेवर में प्रिज्यूम करता है। सेक्शन 118 ऑफ एनआई एक्ट ये कहता है कि अगर अक्यूज ये मान लेता है कि ये साइन उसी का है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये चेक किसी कंसिडरेशन के लिए दिया गया था। एंड सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट ये प्रिज्यूम करता है कि चेक किसी कर्जा यानी लायबिलिटी जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल है उसको डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया गया था। नाउ अब बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है अक्यूज पर, क्योंकि उसको ये प्रूफ करना होता है कि ये चेक किसी और वजह से इशू किया गया था या फिर लायबिलिटी या कर्जा लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। तब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता और कोर्ट्स को ये स्ट्रांगली अप्लाई करनी होंगी। नाउ ये केस स्टार्ट हुआ एक छोटी सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, जिसमें कंप्लेनेंट ने अपने नोन पर्सन यानी कि अक्यूज्ड को एक फ्रेंडली लोन दिया और इस लोन के बदले अक्यूज ने एक चेक इशू किया जिससे कि कंप्लेनेंट को अपने पेमेंट मिल जाए और रीपेमेंट इजी हो जाए। लेकिन जब कंप्लेनेंट ने चेक डिपॉजिट किया तो चेक बाउंस हो गया एंड द रीजन वाज इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स। और बस फिर यहीं से शुरू हुआ पूरा लीगल बैटल। फर्स्ट, नोटिस एंड ट्रायल कॉन्विक्शन। इस केस में चेक बाउंस होते ही कंप्लेनेंट ने लॉ फॉलो करते हुए स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस भेजा, लेकिन जब अक्यूज ने पेमेंट रिटर्न नहीं की तो कंप्लेनेंट ने सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल की। ट्रायल कोर्ट ने पूरा केस सुनने के बाद ये बात बोली कि अक्यूज ने अपना साइन एडमिट कर लिया है, मतलब कि चेक उसी का था। और लॉ के हिसाब से जैसे ही सिग्नेचर एडमिट हो जाता है वैसे ही एनआई एक्ट के प्रिजम्पशंस लग जाते हैं, जिसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि चेक किसी वैलिड कंसिडरेशन के लिए एंड लीगली इन्फोर्सिबल डेब्ट के लिए था। इसमें ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को कॉन्विक्ट किया और सजा के साथ कॉम्पनसेशन पे करने का भी ऑर्डर पास किया। सेकंड, सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट ट्विस्ट। इसके बाद अक्यूज ने अपनी कॉन्विक्शन को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। तब सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया। लेकिन जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच में गया तब हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में डिसीजन सुनाया और अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। एंड हाई कोर्ट ने इस पर अपनी रीजनिंग दी कि कंप्लेनेंट ने जो लोन दिया है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 एसएस का वॉल्यूशन है। सेक्शन 269 एसएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई बंदा 20,000 या उससे ज्यादा का लोन या डिपॉजिट कैश में एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टर को ये कंपलसरी है कि वो उस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करे। इसी वजह से हाई कोर्ट ने ट्रांजैक्शन को डाउटफुल मानकर अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया और ये डिसीजन कंप्लेनेंट के लिए बहुत बड़ा झटका था। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट अपील। कंप्लेनेंट ने इस एक्विटल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां पर दो इश्यूज सामने आए। पहला, प्रिजम्पशंस अंडर एनआई एक्ट। क्या हाई कोर्ट प्रिजम्पशंस को लाइटली इग्नोर कर सकता है? एंड सेकेंड, इनकम टैक्स वॉल्यूशन, जिसमें क्या कैश लोन देने से दिया गया डेब्ट ऑटोमेटिकली इलीगल हो जाता है और क्या फिर कंप्लेनेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता? फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और बोला कि जैसे ही अक्यूज अपने साइन को एडमिट करता है वैसे ही सेक्शन 118 एंड 139 की प्रिजम्पशंस अप्लाई हो जाती हैं। एंड बैलेंस ऑफ प्रूफ अक्यूज पर होता है कि वो ये प्रूफ करे कि ये डेब्ट इन्फोर्सिएबल नहीं था। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनकम टैक्स एक्ट की वॉल्यूशन एक अलग ऑफेंस है, बट उससे लोन अनइन्फोर्सिएबल नहीं हो जाता। इसी वजह से कंप्लेनेंट का केस वैलिड है और कंप्लेनेंट एनआई एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हाई कोर्ट इज मिस्टेकन ऑन देयर पार्ट कि उन्होंने लोअर कोर्ट के डिसीजन को विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग ओवरटर्न कर दिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक्विटल को सेट असाइड करके
अक्यूज्ड को दोबारा से कॉन्विक्ट कर दिया। पर ये केस यहाँ नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सिंपल सा चेक बाउंस केस भी ट्रायल, अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं और इससे कॉस्टिंग और कोर्ट के बैकलॉग बढ़ रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस लाना जरूरी है, जिससे कि समन्स डिले ना हो, इजी एंड फास्ट मोड में सेटलमेंट हो एंड कंप्लेनेंट को जल्दी रिलीफ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिले, और इसी को टैकल करने के लिए उन्होंने मैंडेटरी गाइडलाइंस दी हैं। फर्स्ट, ड्यूअल सर्विस ऑफ समन्स। अब समन एक तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से भेज रहा होगा। नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर से, कंप्लेनेंट खुद जाके सर्व करे एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, जिससे कि अक्यूज को इजीली ट्रेस करके समन इशू हो जाए, समन सर्व हो जाए और डिले भी ना हो। सेकेंड, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को QR कोड, पेमेंट लिंक या UPI देना होगा, जिससे कि अक्यूज चाहे तो डायरेक्टली पे करके केस को ऑन द स्पॉट सेटल कर ले और इससे इजी सेटलमेंट ऑफ केसेस प्रमोट होगा। थर्ड, मैंडेटरी सिनॉप्सिस विद कंप्लेंट। इसमें हर कंप्लेंट के साथ एक स्टैंडर्ड सिनॉप्सिस फाइल करना मैंडेटरी है, जिसमें ये मेंशन होगा कि कंप्लेनेंट कौन है, अक्यूज्ड कौन है, चेक कब इशू हुआ था, चेक कब बाउंस हुआ था। ये सारी डिटेल्स मेंशन होना जरूरी है, जिससे कि जज को फर्स्ट पेज से ही क्लियर हो जाए कि इस केस का स्ट्रक्चर क्या है। फोर्थ, नो प्री कॉग्निजेंस समन्स। पहले मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने से पहले एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता था, दैट इज समन इशू करने का, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेप अननेसेसरी है और स्टेप को हटाओ। फिफ्थ, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग ऑफ अक्यूज्ड। जब अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट होगा तब उससे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या ये साइन आपके हैं, क्या चेक आपने इशू किया है, क्या आप इस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो, और अगर सब कुछ क्लियर हो तो केस को समरी ट्रायल मोड में ले जाया जाएगा, मतलब फास्ट डिस्पोजल होगा। सिक्स्थ, फिजिकल कोर्ट अपीयरेंस फॉर सेटलमेंट। इसमें अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट को एक ही कोर्ट में ले जाकर सेटलमेंट को इंकरेज किया जाएगा, जिससे कि फेस टू फेस डिस्कशन से कॉम्प्रोमाइज और फास्ट केस सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब हम जानते हैं नए कंपाउंडिंग नॉर्म्स, जिसमें नए पेनल्टी रूल्स बताए गए। कंपाउंडिंग का मतलब होता है सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। पहले इसके रूल्स दामोदर S प्रभु केस में दिए गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन इश्यूज को मॉडिफाई किया है, जैसे कि अगर अक्यूज्ड डिफेंस एविडेंस से पहले पे कर देता है तो उसको 0% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, मतलब उसको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी होगी। बट अगर अक्यूज डिफेंस एविडेंस के बाद और जजमेंट से पहले पे करता है तो उसको 5% ऑफ चेक अमाउंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी। एंड अगर अक्यूज रिवीजन या अपील स्टेज पे करता है तब उसको 7.5% ऑफ चेक अमाउंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जल्दी सेटल करोगे उतना सस्ता पड़ेगा और जितना डिले करोगे उतना महंगा होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अक्यूज के अगेंस्ट 1 लाख का चेक बाउंस केस है और वो पेमेंट डिफेंस एविडेंस से पहले ही कर देता है, तब उसको 1 लाख रुपीज ही पे करना होगा, तब उस पर 0% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। बट अगर अक्यूज जजमेंट से थोड़ा सा पहले सेटल करता है तब उसको 1,05,000 रुपीज पे करना होगा, मतलब कि 5% ऑफ चेक अमाउंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको पे करनी होगी। यहीं अगर वो अपील स्टेज में पे करता है तब उसे 1,07,500 रुपीज पे करने होंगे, मतलब कि 7.5% ऑफ चेक अमाउंट उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में सेटल करता है तब उसको 1,10,000 रुपीज पे करना होगा, विच मीन्स 10% ऑफ चेक अमाउंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी। सो क्लियर है, अगर जल्दी सेटल करोगे तो अपनी ही पॉकेट बचाओगे और अगर डिले करोगे तब ज्यादा भरना पड़ेगा। अगर आपको चेक बाउंस केसेस के ये न्यू गाइडलाइंस एंड कंपाउंडिंग नॉर्म्स हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉयर अनप्लग्ड। फिर मिलते हैं, बाय।